तो ये है विषय सूची। इस पुस्तक में हमको लोगों को पढ़ने हैं टोटल चैप्टर्स 10 चैप्टर्स हैं टोटल। तो पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये 10 चैप्टर भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी करी थी ना, वैसे ही कर लेंगे। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे पहला चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए भाई इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो 1000 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए, ज़रा उनकी पड़ताल की जाए। सबसे पहले है मानचित्र 1। तो मानचित्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। तो ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये इनका नाम क्या था? अल इद्रीसी। और ये कब बनाया था? 12वीं सदी में, लगभग 800 साल पहले बनाया था। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो मानचित्र जो है एक तो ये हो गया, और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। नीचे भी यहाँ पे दिया गया है ये मानचित्र 2। तो अभी हम इसको ठीक से देखेंगे। तो मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। तो आपको याद रखना है कि ये अरब के भूगोलवेत्ता थे। भूगोलवेत्ता मतलब जियोग्राफर। इन्होंने ये मानचित्र बनाया था 12वीं शताब्दी में। तो यानी 1154, अगर आपको डेट नहीं याद रहती तो आप इतना याद रखें कि 12वीं सदी में बनाया था। तो 1100 के बाद, अच्छा सदी कैसे चेंज होती है तो आपको पता ही होगा ना। तो 1100 जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1101 से लेकर और 1100 और 1200 तक उसको कही जाएगी 12वीं सदी। ओके, तो सदी इस तरीके से इतिहास में पढ़ी जाती है। ओके, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए हुए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया, यानी 18वीं सदी में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, चूँकि 18वीं सदी में बनाया गया था और फ्रांस के एक चित्रकार ने बनाया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। तो यानी यूरोप के जो व्यापारी होते थे और जो नाविक होते थे, वो समुद्र यात्रा पर समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। अच्छा, 18वीं सदी के आरंभ में गुलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, तो इन्होंने ये बनाया था। यह है भारतीय उपमहाद्वीप, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। नीचे श्रीलंका दिख रहा है। ओके, अब लेकिन आप भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है उतना, आगे बढ़ते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब है नई और पुरानी शब्दावली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज जो हम हिंदुस्तान कहते हैं तो इसका मतलब होता है पूरा भारत। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार, जिनका नाम था मिन्हाज सिराज, तो ये फ़ारसी इतिहासकार थे, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। तो उस समय जो 13वीं सदी में, यानी 1200 कुछ में,
जब इन्होंने मिनहाज सिराज एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इस हिंदुस्तान शब्द का मतलब उन्होंने लगाया था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से। पूरे हिंदुस्तान का नहीं था मतलब उस समय, लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब है पूरा भारत। ओके, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो यही जो थोड़े से क्षेत्र थे, ये दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ओके, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो 16वीं सदी में चूँकि बाबर यहाँ पे आ गए थे, मुग़ल आ गए थे, मतलब मुग़ल वंश की स्थापना हो गई थी। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और तभी से मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो मुग़ल वंश ने, वो बाबर ने जो वर्णन किया, उसमें उन्होंने यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों, संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। यह प्रयोग 14वीं सदी के कभी अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो अमीर खुसरो जो कि एक कवि भी थे और 14वीं सदी के, और उन्होंने हिंद शब्द, उनके द्वारा जो प्रयुक्त शब्द हिंद था ना, उसी के समान लगभग मिलता है हिंदुस्तान। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। ओके, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। यानी इतिहासकारों को इसलिए सावधान रहना चाहिए क्योंकि पहले उन शब्दों के दूसरे मतलब थे, जबकि बाद में बदल गए। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द का मतलब पहले एक थोड़े से क्षेत्र के लिए था, बाद में एक पूरे भारत के लिए हो गया। ओके, उदाहरण के लिए विदेशी शब्द यहाँ पे दिया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। अब मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। यानी मध्यकाल में क्या था कि अगर गांव के अंदर कोई भी अजनबी व्यक्ति आया है तो उसको भी विदेशी कह दिया जाता था। लेकिन आज हम विदेशी सिर्फ उसको कहते हैं जो भारत के बाहर का, अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है ऐसे, संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था जो गांव में आता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों, पिछले साल यानी 6 क्लास की NCERT की यहाँ पे बात की जा रही है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे इसमें, मध्यकालीन भारत। तो बहुत ध्यान से देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी भी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, तो स्थापत्य किसे कहते हैं, भवन निर्माण कला। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए टर्म। तो NCERT की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि जहाँ पर भी कोई नया शब्द मिलता है तो उसका अर्थ क्या है ये भी बता दिया जाता है। तो स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला, तो ये शब्द आप याद रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से भी काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, क्योंकि मध्य युग आ गया तो प्राचीन काल चला गया था, मध्य युग आ गया तो धीरे धीरे विकास होता रहता है, इसलिए कुछ चीज़ें आ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया थोड़ा सा देख लें, कागज़ का मूल्य।
13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो कागज़ चूँकि उस समय होता नहीं था, इसलिए जो बेकार की चीज़ें होती थी उसको जो है प्रयोग कर लेते थे। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, करने लगे। अच्छा, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया, और इस समय के दौरान मतलब मध्य युग के दौरान, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। तो अभिलेखागार क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी इकट्ठा किया जाता है, मतलब संभाल कर रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन बीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, यानी फोटो कॉपी। प्रतिकृति यहाँ पे शुद्ध हिंदी शब्द दिया गया, जिसका मतलब हुआ फोटो कॉपी। तो उसी के नकल करके नकलन बीस जो है वो बना दिया करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। चित्र 1, यह एक लघुचित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे पांडुलिपि की नकल की जा रही है। इसी तरीके से नकल किया करते थे, मतलब उसमें क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि फ़ोटो कापी करा लेते। ओके, पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कोई वाक्य, कहीं कोई वाक्य, मतलब जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता था तो वो अपनी गेस करके वहाँ पे अपनी तरफ से कोई शब्द या कोई वाक्य जोड़ दिया करते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो अलग इसलिए हो गई क्योंकि जो मूल प्रतिलिपि होती थी, मूल पांडुलिपि, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ लिखा गेस करके थोड़ा बहुत, दूसरे ने लिखा, तीसरे अलग अलग लिखा, तो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की चीज़ें तैयार हो गई थी। इससे एक बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी, तो ये कब हुए थे? 14वीं शताब्दी यानी 1300 कुछ में। क्या नाम था इनका? जियाउद्दीन बर्नी। तो कभी कभी क्रम पूछ लेते ना कि इन इतिहासकारों, मध्यकालीन युग के इतिहासकारों को क्रम से सजाइए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए आप इनके बारे में। ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? चित्र नंबर 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। नस्तलिक लिपि बाईं ओर, जो कि ये है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। 6th लिपि दाईं ओर, जो कि ये है, अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। तो ये लिपियाँ हैं फारसी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। देखिए, इसलिए हम, चूँकि अभी ये बुक स्टार्ट ही हुई है, तो पहले चैप्टर में यही सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको परिचय करवाया गया है, फिर बाद में तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में
बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग